गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे हम। ये मेथड आप बच्चों को पता है कि टू इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। बच्चों, जैसे आपने इससे पहले एलिमिनेशन मेथड भी किया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी किया है, ग्राफिकल मेथड भी किया है, तो ये सारे ही मेथड टू लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। तो आप किसी भी मेथड से अपना आंसर निकालेंगे, आंसर सेम आएगा। बल्कि मैं आज आपको ये जो मेथड सिखा रही हूँ, आप जब इसको ट्राई करें तो ऐसा कोई क्वेश्चन लीजिएगा जिसको आप पहले एलिमिनेशन से करें, फिर सब्स्टिट्यूशन से करें और उसका आंसर निकाल लें, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें और फिर देखें, खुद से चेक करें कि आंसर सेम आता है। बहुत ईजी मेथड है और सबसे बड़ी बात, ये मेथड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर 3 में 3.2 एक्सरसाइज के बाद यानी कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से भी इम्पोर्टेंट है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि एग्ज़ाम में मेंशन नहीं होता नॉर्मली कि किस मेथड से करना है। दो इक्वेशन दे दी जाती हैं और आपको बोलते हैं कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करो, यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। लेकिन जहाँ तक हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, कई बार एग्ज़ाम में मेंशन किया होता है कि फाइंड द सॉल्यूशन यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज हम यही मेथड करेंगे, बहुत ही आसान है, आप ध्यान से करें। देखो बच्चों, जैसे हमने दो इक्वेशंस ली हैं, लीनियर इक्वेशन एक्स और वाई में। अभी मैं कोई स्टेटमेंट नहीं ले रही हूँ यहाँ पे, तो मैंने a1 a2 b1 b2 c1 c2 ले लिया। आप बच्चों को पता है ये बात अच्छे से। a1 b1 c1 एक्स वाई के कोफिशिएंट्स हैं दोनों, a1 b1 और c1 यहाँ पे कांस्टेंट है। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन हमने ले ली। अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान से देखना बच्चों, एक एक स्टेप ध्यान से आप नोट करेंगे। मैंने लिखा एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब x के नीचे क्या करना है, आप ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक स्टेप आपको बताऊंगी। x के नीचे आपने x के नीचे लेने के लिए x को रैप कर दिया, x को रैप कर दिया। अब आपके पास क्या है, b1 b2, आपने b1 b2 यहाँ पे लिख लिए, b1 b2। जब आपने x को रैप किया तो b1 b2 के साथ और क्या है, c1 c2 आपने लिख लिए। फिर आप क्या लिख रहे हो यहाँ पे, y। तो अब की बार आपने क्या करना है, y को रैप करना है। y को हटा लो, y को रैप करके क्या क्या नज़र आ रहा है, एक तो ये c1 c2 नज़र आ रहे हैं, c1 c2 आप लिख चुके हैं, और क्या नज़र आ रहा है, a1 a2। ये a1 a2 आपने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब आप आ जाइए कांस्टेंट टर्म पे। ये -1 मैंने कांस्टेंट टर्म के लिए लिखा है। -1 के लिए क्या करेंगे, अब आप क्या देख रहे हो, देखो a1 a2 आ चुका है। अब हमने लिखना है b1 b2, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इन a1 b1 c1 की जगह जो भी आपके पास टर्म हो, प्लस में माइनस में, आपने वो लिख लेनी है। मैं थोड़ी देर में आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगी ये, लेकिन अभी आप पहले फॉर्मूला देखिए। x के नीचे क्या करेंगे, देखो बच्चों यहाँ पे आपने क्या करना है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है b1 c2 के साथ और b2 c1 के साथ। अब देखो x अपॉन b1 c2, बीच में माइनस का साइन, माइनस b2 c1, सेम इसी तरह y के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई c1 की a2 के साथ और c2 की a1 के साथ। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी, यही चीज़ मैंने -1 के साथ यहाँ लिखी। अच्छा बच्चों, अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने यहाँ -1 लिखा है, आप ना एक काम और कर सकते हैं यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, आप अगर ये सोचें कि -1 आप नहीं लिखना चाहते, तो आप c1 को ना इस तरफ लिखिएगा। आप इस तरीके से इक्वेशन को लिखिएगा, a1x प्लस b1y माइनस c1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को जब आप इस फॉर्म में लिखेंगे ना, तब आप यहाँ पे -1 नहीं +1 लिख लेंगे। लेकिन हैबिट है और हम नॉर्मली इसी फॉर्म में इक्वेशन पढ़ते हैं, तो इसलिए मैंने इक्वेशन इसी फॉर्म में रखी है। एक नेगेटिव साइन को कंपेंसेट करने के लिए -1 यहाँ लगा दिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम है। अगर आपको रूल समझ में आ जाता है तो एक छोटी सी बात को आप याद भी रख सकते हैं। ये तो रूल था। अब इस रूल से भी इजी एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल से समझेंगे इस क्वेश्चन को। एग्जाम्पल के साथ साथ ये हमारी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट भी है। देखिए स्टेटमेंट लिख ली हमने।
अब इस स्टेटमेंट में मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि C1 को आप इधर भी लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं कि मैडम ये माइनस का साइन नहीं हम लगा रहे हैं, तो यहाँ प्लस का साइन आ जाता है अगर आप C1 को लेफ्ट हैंड साइड पे इधर ही रखते हैं। तो C1 यहाँ पे अभी -7 -15 की फॉर्म में इधर ही है, रखा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बच्चों, ये जो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करते हैं, इससे पहले एक चीज़ और आप ध्यान देंगे कि ये जो आंसर निकलते हैं आपके x और y की वैल्यू, ये सिर्फ और सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन वाली इक्वेशन में ही निकलते हैं। जैसे आपने 3.2 में भी किया था कि 2 इक्वेशन अगर आपको दे रखी हैं, उनके सॉल्यूशन यूनिक हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं या नो सॉल्यूशन है, तो नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन अगर आपका आता है तो आप उसका सॉल्यूशन आगे नहीं निकालेंगे, आप सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन के लिए ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आगे यूज़ करेंगे। अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो मैंने पहले यहाँ पे A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकाले हैं, निकाल दिए। ये क्यों निकाले हैं मैंने ये चेक करने के लिए निकाले हैं कि क्या यूनिक सॉल्यूशन निकल कर आता है। और ये आपकी एक्सरसाइज में दे रखा है कि पहले फाइंड आउट करिए कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसे सॉल्यूशंस देता है अगर यूनिक सॉल्यूशन है। इफ़ यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट देन फाइंड द सॉल्यूशन। तो आपने पहले यूनिक चेक कर लिया, यूनिक है तो आप आगे करेंगे, अदरवाइज़ आप आगे नहीं करेंगे। तो अब आगे देखिए बच्चों, मैंने इन इक्वेशंस को फिर से लिख लिया, सेम इक्वेशन है, यही वाली इक्वेशन दोबारा से लिख ली, वही रूल पीछे वाला आपको बताया था, x y। अभी +1, यहाँ पे +1 क्यों आया बताया ना आपको कि 7 मैंने इधर नहीं लिखा, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि ये इस तरफ ही ठीक है, अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो। बाकी आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, 7 = 15, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। बाकी सेम मेथड है, सेम रूल है। x के नीचे क्या आएगा, x के नीचे इसको रैप कर दिया तो -3, ये देखो -3 अब x को जब रैप किया तो उसके बाद दूसरे टर्म क्या है, -7 -15, y के नीचे यानी कि y को रैप किया तो -7 -15 आ चुका है, तो 1 और 3, क्योंकि x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ 1 मान सकते हैं, 1 3। इसी तरह कांस्टेंट टर्म +1 के नीचे आपने लिखी, इन दोनों को हटा के, इसको हटा के देखो, इसको हटा के 1 और 3 पहले से आ चुका है, -3। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिएगा बच्चों, x अपॉन वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यही आपने जो पहले किया था, ऐसे और ये ऐसे, बस ये माइनस का साइन है, थोड़ा सा ये एरो के नीचे आ गया था। अब आपने x अपॉन -15 -3 45 हो गए, बीच में एक नेगेटिव साइन आता है, ये बताया था फॉर्मूले का, -3 × -7 21। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने यहाँ पे लगा दिया तीनों में ही, तो आपका आ गया x/24 y/-6 1/6। आपने क्या करना है, देखो ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। अब ये इनइक्वालिटी हो गई, तो आप क्या करेंगे, पहले फर्स्ट और थर्ड से, पहले इन दोनों से, इन दोनों को एक तरफ रखा, फिर इन दोनों से, फिर इन दोनों को एक तरफ रखा, ये इन दोनों को एक तरफ रख दिया, तो x की वैल्यू हमारी निकल कर आ गई, x/24 = 1/6। 1/6 इसके भी इक्वल है, 1/6 इसके भी इक्वल है, रख दी तो x = 4 आ गया, y = 6 से 6 कैंसिल, तो हमारा आ गया y = -1। निकल गया आंसर। ये बहुत ही आसान मेथड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सेम आंसर निकलता है सारे ही मेथड से। वन ऑफ द मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अब बच्चों, जैसे आपने ये क्वेश्चन किया और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आपने ये मेथड तभी इस्तेमाल करना है जब सॉल्यूशन यूनिक है। अगर आप इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में देखें, इस तरीके से स्टेटमेंट जो दे रखी है, अगर आप A1/A2 देखते हो तो 3/6 यानी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, तीनों इक्वल हैं, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो आप आगे क्वेश्चन करेंगे ही नहीं, आप सीधा लिख देंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड कि दीज इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, सो वी कैन नॉट नीड टू फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y या फिक्स वैल्यू ऑफ x एंड y बिकॉज देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और अगर नो सॉल्यूशन आता है यानी A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, दैट मीन्स आप क्या बोलते हो उसको, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है आगे करने की, आप उसको आगे छोड़ देते हो और आप उसको आगे लिख देते हो नो सॉल्यूशन। ठीक है, ओके बच्चों, नेक्स्ट हम अगली वीडियो में करेंगे।